नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में आज हम बात करेंगे सबसे पहले महाकुंभ के लिए 3 फरवरी की तैयारी पर, जिसके लिए अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए। इसके अलावा बात करेंगे बिल्कीपुर उपचुनाव में जारी संग्राम की, जिसमें आज डिंपल यादव प्रचार में जुटी नजर आई। वहीं दूसरी ओर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का दावा किया। इसके साथ ही बात करेंगे वक्फ संशोधन पर सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट के बारे में। उम्मीद ये की जा रही है कि इस सत्र में वक्फ बोर्ड के नियम बदल जाएंगे। साथ ही बात होगी कल से शुरू होने वाले बजट सत्र की। 1 फरवरी को पेश होने वाला आम बजट कितना खास होगा और जनता को बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सरकार ने व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। 5 बड़े बदलाव के साथ 7 ऐसे तेज तर्रार अधिकारियों की ड्यूटी सीएम योगी ने मेला क्षेत्र में लगाई, जिनके पास क्राउड मैनेजमेंट का बेहतरीन अनुभव है। इसके अलावा डीजीपी और मुख्य सचिव संगम नोस पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण कर चुके हैं। महाकुंभ में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किन किन अधिकारियों को कमान सौंपी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सबक लेते हुए सरकार ने प्रबंधन को और ज्यादा मजबूत और प्रशासन को हाई अलर्ट कर दिया है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। महाकुंभ में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी पास कैंसिल कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सिर्फ बाइक और इमरजेंसी गाड़ियां यानी एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की एंट्री होगी। कुंभ क्षेत्र में रास्तों को 1 वे किया गया है, यानी एक ओर से श्रद्धालु जाएंगे और एक ओर से श्रद्धालु बाहर निकलेंगे। बाहरी गाड़ियों के लिए शहर के बाहर व्यवस्था की गई है। घटना के बाद प्रशासन अब कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए ये सख्त नियम लागू किए गए हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। महाकुंभ में आने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर अब एक नई गाइडलाइन सामने आई है। 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन इसे बना दिया गया है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए, जहां तक पहले गाड़ियां, कारें पहुंचती थी, अब उन कारों पर अंकुश लग चुका है। वीवीआईपी कोई भी ऐसी व्हीकल यहां से नहीं निकलेगी और 4 फरवरी तक, क्योंकि जो लोग यहां आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि जो हजूम, जो रेला देखा जा रहा है करोड़ों की संख्या में, आज भी यहां श्रद्धालु मौजूद है। उसके बाद पुलिस के लोग यहां सतर्क खड़े हैं। इन तैयारियों के साथ ही सरकार ने मेला प्रबंधन के लिए अपने सबसे तेज तर्रार अधिकारियों को महाकुंभ भेजा है, जिनके पास क्राउड मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा और बेहतरीन अनुभव है। इन 7 तेज तर्रार अधिकारियों में नाम है आईएएस आशीष गोयल का, जो 2019 कुंभ में प्रयागराज मंडल में कमिश्नर थे। आईएएस चंद्रभानु गोस्वामी पीडीए के चेयरमैन रहे, फिर डीएम बने। इसके अलावा 5 विशेष सचिव को भी महाकुंभ में जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी अधिकारी 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। इसके अलावा एसपी स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। महाकुंभ क्षेत्र में कल हुई घटना के बाद एहतियातन कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस वक्त हम हनुमान मार्ग पर हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का रेला यहां पर स्नान करके वापस जा रहा है। और कैमरामैन रवि से कहेंगे कि अखाड़ा मार्ग की तस्वीर भी दिखाएं कि किस तरीके से जो अखाड़ा मार्ग जाता है उस पर भी किसी भी तरह से कोई गाड़ी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ दूर दूर तक श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। मेला प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से जानकारियां दी, उसके मुताबिक ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि किसी भी तरह से अब मेले के अंदर जो वाहन हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। वीवीआईपी पास जो है यहां पर एंट्री नहीं लेंगे और इसको लेकर प्रशासन ने पूरा खाका तैयार कर लिया है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी 3 तारीख को एक और अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर के कोई भी चूक नहीं बरती जाए। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वीवीआईपी पास जो है और तमाम जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं उनको भी अंदर रोका गया है। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम, फायर की गाड़ियां ही अंदर यहां पर चलेंगी। श्रद्धालुओं का उत्साह आप देख सकते हैं कि ये बदलाव किए गए। साथ ही साथ जो रास्ते हैं रोड के
उनको वन वे कर दिया गया, यानी एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा। इसकी भी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही साथ आसपास प्रयागराज से जो सटे 8 जिले हैं वहां से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी यहां पर 4 पहिया गाड़ियों को अंदर एंट्री नहीं दी गई है। वहीं घटना के बाद महाकुंभ क्षेत्र में खुद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे। संगम नोज पर मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। वॉच टावर पर खड़े होकर संगम नोज की व्यवस्थाओं को देखा। डीजीपी के साथ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी मेला वैभव कृष्ण मौजूद रहे। साथ ही जिन नए अधिकारियों को मेला क्षेत्र में भेजा गया है उनमें से आईएएस आशीष गोयल और आईएएस भानुचंद्र गोस्वामी भी डीजीपी के साथ नजर आए। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार को यहां पर मौके पर आज भेजा है और आप दोनों अधिकारी यहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि वॉच टावर पर खड़े होकर वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ ही मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और मेला डीआईजी वैभव कृष्ण भी मौजूद हैं। और जो अतिरिक्त यहाँ पर आईएएस अफसरों को लगाया गया है जिन्हें मेले का अनुभव है पर्याप्त, उसमें से वरिष्ठ आईएएस हैं आशीष गोयल जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रयागराज के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और डीएम रहे प्रयागराज के भानुचंद्र गोस्वामी तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते हैं। उनको भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो आगामी बसंत पंचमी का स्नान पर्व है वो सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसी उद्देश्य से यहाँ पर इन अधिकारियों को भेजा गया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर अधिकारियों की फौज है और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी यहाँ पर आकर ग्राउंड जीरो पर तैयारियों को देख रहे हैं और आगामी स्नान पर्वों को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए निर्देश देंगे। और जो अनुभवी अफसर यहाँ पर भेजे गए हैं उनकी मदद से यहाँ पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी लगी हुई है। यूपी पुलिस और बीएसएफ के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। इस कुंभ में अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और 3 लेयर सिक्योरिटी कर दी गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कुंभ के उसमें देखिए फर्स्ट पैसेज ये लगाया गया है जहां आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पुलिस खड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम आगे अंदर, उसके बाद बीएसएफ के आप जवान देख सकते हैं कि जिनके कांधों पर अब ये सुरक्षा दी गई क्योंकि कई सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा इश्यू है। किसी प्रकार की कोई मिसहैंडलिंग ना हो, किसी प्रकार की किसी तकलीफ। देखिए कैसे बीएसएफ के जवान यहाँ मुस्तैद खड़े हैं। फिलहाल सरकार और पूरा प्रशासन महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान की तैयारियों में जुटा हुआ है और तमाम तैयारी ऐसी की जा रही है जिससे कहीं किसी तरह की कोई चूक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब 3 फरवरी को महाकुंभ का अगला अमृत स्नान है। इसे लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा है। दूसरी ओर हादसे के बाद जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग भी अब एक्शन में जुट गया है। आज से आयोग काम पर जुट गया है और कल महाकुंभ के उस क्षेत्र में जाकर तथ्य जुटाए जाएंगे जहां पर हादसा हुआ था। 1 महीने में न्यायिक आयोग सरकार को जांच रिपोर्ट भी भेजेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे की जांच के लिए सीएम योगी ने घटना के कुछ ही घंटे बाद न्यायिक आयोग का गठन कर दिया और अब न्यायिक आयोग ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। लखनऊ में सभी तीनों अधिकारी अपने ऑफिस में पहुंचे और काम में जुटे नजर आए। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हर्ष कुमार को न्यायिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वीके गुप्ता रिटायर्ड आईपीएस इस आयोग के सदस्य हैं। वहीं रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह भी इस आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। इन तीनों अधिकारियों को पूरे हादसे की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। यह आयोग कल प्रयागराज महाकुंभ जाएगा। दोपहर करीब 1 बजे न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंचेगी। 2 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आयोग घटना स्थल पर जाएगा। को सब अध्ययन करना है कि क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से ये घटना हुई और आगे जाके क्या ये विचार करना है कि क्या ऐसा हम और कर सकते हैं जिससे आगे इस तरह की कोई घटना न होने पाए। कार्यभार ग्रहण कर लिया है समिति ने, काम शुरू कर दिया है। जाएंगे कल हम लोग प्रयागराज। घटना स्थल पर जाकर आयोग गहनता से हादसे की असल वजह को तलाशेगा। किन परिस्थितियों में घटना हुई, घटना की असल वजह क्या थी, इसके अलावा वायरल वीडियोज और फोटो की भी जांच आयोग करेगा। 1 महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद घटना की जिम्मेदारी तय होगी।
जाके सब देखेंगे ना, सारी स्थितियां परिस्थितियों को देखने के बाद, जांच का विषय यही है ना, इसको तो जांच करने के बाद तय करेंगे कि किसकी जिम्मेदारी है कि किसकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ तो हुआ है ना कहीं, तो वही तो देखना है। बहुत सारी बातें होती हैं, यही सब देखना, सारे बिंदुओं को देखना, सभी पहलुओं को परीक्षण करेंगे कि ये कोई सुनियोजित साजिश थी या हादसा है। सभी बिंदुओं पे देखेंगे तब कुछ बात करेंगे। जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो भी तो उन सारे वीडियोस की जांच भी होगी, सब देखेंगे। जो भी उससे संबंधित मामला होगा, सब कारणों का तभी तो होगा, किसी को छोड़ के कैसे होगा कोई काम। सर कब तक जांच रिपोर्ट पेश करेंगे? 1 महीने का समय। सरकार ने हादसे को बेहद गंभीरता से लेते हुए सभी जरूरी कदम उठाए हैं, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। लेकिन मामले को लेकर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो पावन जो संगम है, सबकी आस्थाएं पहले से जुड़ी हैं, स्नान करने जाते हैं। पहले भी कुंभ में ऐसे ही लोग जाते थे। सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं, बेहतर व्यवस्थाएं भी हैं, सुविधाएं भी हैं। ये ऐसा नहीं कि कहीं सरकार की तरफ से या व्यवस्थाओं में कोई कमी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। लेकिन दुर्घटना में बता रहा हूँ, दुर्घटना कुछ पता नहीं है कब कहाँ कैसे क्यों हो जाए। हमारे बड़ौत में हो गई, वहाँ तो कोई जुलूस नहीं निकला था, लाखों की भीड़ भी नहीं। हादसे के बाद सरकार पूरी तरह सख्त है। महाकुंभ क्षेत्र में और ज्यादा सुरक्षा और एहतियात बढ़ा दिए गए हैं। तेज तर्रार अधिकारियों को भेजा गया है और श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिल्कीपुर उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां मिल्कीपुर में प्रचार कर बीजेपी की जीत का दावा किया, वहीं समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने रोड शो निकालकर चुनावी फिजा को गरमा दिया। जैसे जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, सियासी तपिश तेज होती जा रही है। एक और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। दोनों के बीच फाइट टाइट मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने मिल्कीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर चुनावी मैदान में अजीत प्रसाद के लिए डिंपल यादव प्रचार करती नजर आई। रोड शो के जरिए उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव में शक्ति का प्रदर्शन भी किया। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है और दोनों दलों ने इस सीट पर जीत को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार इसी बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि इस रिपोर्ट से विपक्ष सहमत नहीं है, लेकिन जो प्रावधान किए गए हैं उसको बीजेपी वक्फ बोर्ड के हित में बता रही है। 655 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या है, आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया है। विपक्ष के विरोध के बीच बीजेपी का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है। हम वक्फ का जो कानून लाना चाहते हैं, इसको जेपीसी को सौंपने का आग्रह ओम बिरला जी को किया था। इसलिए
कि उस पर डिटेल और डिस्कशंस हो सके सभी हितधारकों के साथ, वो एक अच्छे ढंग से हुआ है। और जिस तरह से रिपोर्ट्स में हमारे सभी सांसदों ने, जेपीसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी की है, एक योगदान किया है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट्स के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। पार्टिसिपेशन अपोजिशन मेंबर से ही हुआ है। अगर हम 20 मिनट बोलते थे तो अपोजिशन के लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोलते थे। जितने भी डेलीगेशंस के रिक्वेस्ट अपोजिशन के मेंबर्स चेयरमैन को किए थे, सब ऐसे डेलीगेशंस को हमने बुलाए थे, जेपीसी के सामने उनका डेपोजिशन हो गया। तो इसमें अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ या इसमें इनके बात ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसे आरोप वो कह ही नहीं सकते। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी अध्यक्ष का दावा है कि हर पहलू पर चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट 5 महीने में तैयार हुई है। दिल्ली में इसके लिए 38 बैठकें हुई, अलग अलग राज्यों में भी बैठकें हुई। 111 घंटे तक बैठक चली। हर मीटिंग में 7 से 8 घंटे चर्चा हुई। 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशन की राय ली गई। सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड की राय ली गई। मुस्लिम स्कॉलर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों की राय भी ली गई। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने इसे अपने तरीके से तैयार किया है, कमेटी के विपक्षी सदस्यों को दरकिनार कर। देखिए, वो रिपोर्ट पूरी की पूरी तरह से उनके एजेंडे के ऊपर आधारित है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी की है और ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इनके नाम के ऊपर हम नफरत फैला करके पोलराइज कर सकें, जिससे जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। पसबंदा मुसलमान, खान, अंसारी, बरेलवी, देवबंदी, इस तरीके के लफ्जों का प्रयोग करके वो एक ऐसा लकीर खींचना चाहते हैं जिसका वो राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन ये सब बातें केवल कागजों पर है। असली मंशा उनकी जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में जो वो चाहते थे और उसी तरीके का संशोधन ला करके वो पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहते हैं। मेरा दावा है कि ये संशोधन कतई पास नहीं होगा। फिलहाल जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी गई है। उम्मीद है कि इसी सत्र में सरकार इस विधेयक पर मुहर लगा सकती है। हालांकि विपक्ष इस बिल को पास नहीं होने देने के दावे कर रहा है और यही वजह है कि इस पर सियासत अभी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।